नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। राणा सांगा को लेकर संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा से शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक भूकंप बन चुका है, जिसके झटके कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। करणी सेना के लोगों का तलवार लहराता प्रदर्शन, अखिलेश यादव को खुलेआम दी गई गोली मारने की धमकी और सांसद के घर पर पहले जो रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हमले, इन सारी घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो लगता है कि यूपी की कानून व्यवस्था कहीं और जा चुकी है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या सरकार जानबूझकर मामले को ढीला छोड़ रही है। अब बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की। तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जिस अंदाज में रामजी लाल सुमन के पक्ष में मोर्चा संभाला है, उसके भी साफ तौर पर अपने सियासी मायने हैं। अखिलेश यादव न सिर्फ खुलकर अपने सांसद के साथ खड़े हैं, बल्कि करणी सेना को बीजेपी की सेना बताकर योगी आदित्यनाथ को कटघरे में रखकर पूरी लड़ाई को दलित बनाम ठाकुर और सामाजिक न्याय बनाम सामंतवाद की शक्ल देने में वो लगे हुए हैं। 19 अप्रैल को वो पहले ही आगरा जाकर रामजी लाल सुमन के परिवार से मिलने की घोषणा कर चुके हैं। रामजी लाल सुमन, मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी के वो राज्यसभा सांसद हैं, दलित समुदाय से आते हैं और उन्होंने ही राज्यसभा में वो बयान दिया था जिसकी बात मैंने शुरू में की। तो अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव को यह लगता है कि इस टकराव से उन्हें दलित और पिछड़े मतदाताओं को अपने साथ करने में बढ़त मिल सकती है। अब यहां मैं ओबीसी पिछड़े की बात क्यों कर रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि जिस तरह का आगरा में उग्र प्रदर्शन हुआ करणी सेना और बाकी संगठनों का, उसे देखकर बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि भाई इसे तो सब देख रहे हैं, ये तो एक तरीके से जो सरेआम सड़क पर पब्लिक प्लेस पर जिस तरह का एक खास जाति के लोग, ज्यादातर ठाकुर ही कही है, वो तलवारें लहरा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, तो इससे तो बाकी ओबीसी भी को भी असर पड़ेगा, दलित को भी असर पड़ेगा। तो ये भी एक सवाल हमारे सामने आ रहा है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर 2-3 सवाल जो इस मामले से जुड़े हुए बड़े सवाल हैं वो यही हैं कि क्या दलितों के अलावा ओबीसी को भी लामबंद कर सकता है ये प्रदर्शन? बीजेपी सरकार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने से क्यों बच रही है? और क्या अखिलेश यादव को यह विवाद राजनीतिक अवसर नजर आ रहा है? ये तमाम बातों पर डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक, राजनीतिक विश्लेषक हैं और आप इनके लेख भी लगातार पढ़ते रहते हैं। साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार आस मोहम्मद भी हैं। मैं इन दोनों के पास जाऊं उससे पहले मैं आपको वो बयान सुनवाता हूं जो यूपी तक के रिपोर्टर गौरव पांडे को, माफ कीजिएगा, आगरा में करणी सेना के एक युवक ने दिया था। और उसके बाद वो बयान तो वायरल हुआ ही, लेकिन राजनीतिक विवाद भी उस पर बहुत हुआ और अखिलेश यादव ने भी उस पर जवाब दिया। सुनिए। हम क्या उनका अपमान सहेंगे? कोई पिता को गाली देगा क्या मैं देखता रहूंगा? मैं गोली मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को। ये गोली मारने का भारतीय जनता पार्टी का पुराना षड्यंत्र रहा है। हालांकि हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के पास खड़े हैं, बाईं तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है। आपको पता होगा और जानते होंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी गोली मारी गई थी। ये वो लोग हैं जो हिंसा पसंद करते हैं। मलिक साहब, गोली मारने की धमकी वो लगातार हमने देखी और अखिलेश यादव उसका जवाब दे रहे हैं कि ये गोडसे की प्रवृत्ति है इन लोगों में जो गोली मारने की धमकियां देते हैं। खैर, सवाल एक बड़ा यही है कि कल की जो तस्वीरें सामने आई, हमारे जिस तरह के बयान हमारे सामने आए, उसके बाद ये सवाल तो उठता है कि बीजेपी सरकार क्या प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने से बच रही है? क्या आपको लगता है कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले कानून व्यवस्था को लेकर यूपी के पुलिस वाले इस मामले में जो है वो नरम रवैया अपना रहे हैं? देखिए नीरज जी, अगर आप देखें ये मामला कहां से शुरू हुआ, कहां आके खड़ा हो गया है, ये सोचने वाली बात है। हाउस में वक्फ बोर्ड के बिल पे उसके विरोध में खड़े होकर रामजी लाल सुमन बात कर रहे थे और ये वक्फ बोर्ड का जो बिल, संशोधन बिल था, वो तो भूल गए लोग। अब ये नई राजनीति शुरू हो गई है इसमें, और इसमें भारतीय जनता पार्टी तो जो राजनीति कर रही है, कर ही रही है, इसमें दूसरे दल भी इस राजनीति करने में कूद गए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, यहां तक कि मायावती भी कूद गई है। उनको लगा कि हम इस लड़ाई से दूर हैं और हमारा ही खास वोटर इससे प्रभावित हो रहा है,
तो उन्होंने भी आपने देखा कि जिस प्रकार से वापसी उन्होंने आकाश आनंद की कर ली है, वो एक अलग विषय है। आपने जिस प्रकार से बात की है, पहली बात तो ये सवाल है कि ये करणी सेना कौन है, ये करणी सेना का क्या मतलब है, करणी सेना का क्या काम है, ये कौन सा संगठन है, ये क्या काम करता है। इसके कार्यकर्ता सीधा कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अगर माफी नहीं मांगेंगे हम उसको गोली मार देंगे। दूसरा कह रहे हैं कि तलवार लेके आए हैं, उसका भी इंचू कहीं सोशल मीडिया पे देखा है कि हम इस तलवार से रामजी लाल सुमन की जीभ काटेंगे। तो अगर ये तमाम चीजें चल रही हैं तो उत्तर प्रदेश का जो पुलिस प्रशासन है, सरकार है, वो क्या भांग की गोली खा के सोई हुई है? लेकिन मैं इसके पीछे एक बड़ी रणनीति देख रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल लड़ाई है। कहीं ना कहीं मैं इसको भी जोड़ के चलता हूं। अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से तलखी दिल्ली और लखनऊ के बीच में बनी हुई है, इसको भी हमें उससे जोड़ना पड़ेगा। और मैं फिर थोड़ा सा, नीरज जी अगर आप इजाजत देंगे तो मैं 2024 में आपको ले चलूं। अगर आपको याद होगा, प्रधानमंत्री की रैलियां जो शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान, सबसे पहली रैली मेरठ हुई और उसमें जयंत चौधरी ने उस रैली में उनके साथ गठबंधन किया था और पहली रैली जयंत की और प्रधानमंत्री की थी। उसके बाद दूसरी रैली कुछ दिनों के बाद सहारनपुर में हुई थी और जिसमें ये घोषणा हुई थी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री जयंत चौधरी प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर करेंगे। उसके बावजूद 5 से 7 हजार लोग कुल रैली में आ पाए थे और अगले ही दिन वहां पे राजपूत समाज की एक बैठक हुई थी या पंचायत हुई थी, उसमें 50 से 60 हजार लोग आ गए थे। तो क्या पुलिस प्रशासन या राज्य सरकार का जो प्रशासन था वो क्या कर रहे था? हमने बड़े सवाल उस टाइम भी उठाए थे। तो कहीं ना कहीं उसका, और आपने अगर अंत में आप जाएं, इस पर हम लंबी डिस्कशन ना करें, उसका रिजल्ट भी आपने देखा कि उससे भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 2 दर्जन से अधिक सीटों का नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में। ये क्यों हुआ? ये इंटरनल पॉलिटिक्स थी, वो सारी चीजें आप देख रहे हैं। मेरा जो मानना है, मैं इसको अलग नजरिए से देखता हूं कि कहीं ना कहीं योगी को निपटाने के लिए, योगी को हटाने के लिए जो दिल्ली से इशारा हुआ है, उस इशारे के रूप में, और उसको योगी जी उसको चैलेंज मानते हुए कहीं ना कहीं छूट करणी सेना को दे रहे हैं और वो बताना चाहते हैं कि वो देश के ठाकुर समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में आज तक जो ठाकुर समाज का प्रतिनिधित्व करते थे राजनाथ सिंह, वो ठंडे बैठे हैं पिछले 10 साल से और ठाकुरों को एक अग्रेसिव नेता की तलाश है। तो मुझे लगता है कि ठाकुरों राजपूतों के नेता के रूप में योगी जी एक पारी खेलना चाहते हैं, जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं और उसी का जो नतीजा है हमें धरातल पे दिखाई दे रहा है, जो तमाम चीजें आप देख रहे हैं। दूसरी बात में यहाँ पे अगर अखिलेश यादव की आप करते हैं, अखिलेश यादव के लिए इसमें बहुत बड़ा मौका है। अखिलेश यादव पे अगला राउंड अखिलेश यादव पे ही लेते हैं और आपसे इस पे तसल्ली बख्श जवाब भी लेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आस मोहम्मद की क्या ये जो जिस तरह का ये प्रदर्शन कल हुआ, ये जो सरकार की कार्रवाई और चुप्पी को लेकर मलिक साहब ने चूंकि एक लंबी बात की, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये अब सिर्फ दलित वर्सेस ठाकुर रह गया या ठाकुर बनाम बाकी सब हो गया है? देखिए नीरज जी, कभी कभी कुछ परिस्थितियां जो हैं वो अचानक से बन जाती हैं, कुछ राजनीतियां बनाई जाती हैं योजनाबद्ध तरीके से, रणनीतिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से। जब रामजी लाल सुमन ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में ये कहा था, उस समय आप देखिए वहां भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सांसद बैठे थे, मगर उस समय उतनी त्वरित और उतनी आक्रामक प्रतिक्रिया उनके बीच से नहीं सामने आई थी। प्रतिक्रिया जो सामने आई वो बाद में धीरे धीरे आनी शुरू हुई। तो ऐसा लगा जैसे एक रणनीति थी। मलिक साहब जिस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, तो हो सकता है, वो हो सकता है, मगर मैं भी इसमें अपने एक पक्ष रखना चाहता हूं कि वो एक निश्चित तौर पे एक रणनीति थी अपनी ताकत दिखाने की, कि हम लोग जो हैं वो इस स्थिति में हैं और कोई कैसे हमें ललकार सकता है, हम तो लंबे चौड़े और लंबे इतिहास वाले वीर हैं। तो एक रणनीति थी, वो ईगो को चोट लगी थी, स्वाभिमान को चोट भी आप उसे कह सकते हैं। तो उसी समय समझ में आया अखिलेश यादव की, उसी समय समझ में आया। एक दिन तो रुके वो, लेकिन उसके बाद आपने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में उन्होंने की, जिसमें उन्होंने कहा कि रामजी लाल सुमन के हम साथ खड़े हैं और अगर उनको कुछ भी होता है तो सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे।
तो उसी समय उनके समझ में आया और वहां उन्होंने यही बात कही, वे नोटिसेबल है, यही इस पूरे मुद्दे के सबसे नोटिसेबल है कि ये याद रखें कि जब 80-20 की बात वो कर रहे हैं, तो अगर वो 80-20 की बात कर रहे हैं तो चुनाव हम 90-10 पर करेंगे, फिर 90-10 वाले भी जागेंगे, फिर 90-10 पर चुनाव होगा। तो 80-20 का चुनाव आप समझते हैं कि क्या इसका मतलब है, 90-10 का मतलब है कि वो बहुजन बनाम स्वर्ण, ये चुनाव। और 80-20 का आप जानते हैं कि मुस्लिम बनाओ, जो इनडायरेक्ट में एक चलता है मुहावरा उत्तर प्रदेश में। तो सामाजिक न्याय पर उन्होंने बात की, और ना केवल उस दिन बात की, बल्कि मुझे लगा थी बहुत सीरियसली इस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी ने बैकअप दिया फिर रामजी लाल सुमन को। शुरुआत में उन्हें कुछ नेताओं ने सलाह दी कि आप इस पर बात मत कीजिए और आप ऐसा कीजिए, इनसे खेत जतवा दीजिए, लेकिन जब धीरे धीरे लगा कि राजनीतिक तौर पर ये आज पहली बार ऐसा हो रहा है, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजनीतिक तौर पर जैसे भारतीय जनता पार्टी ट्रैप करती है समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को और हर पिच पर हिंदू मुसलमान ले आती है, आज पहली बार ऐसा होता दिख रहा है हमें कि ये हिंदू मुसलमान का जो ट्रैक है इससे निकल रहा है मामला और बहुजन और स्वर्ण पर आ रहा है। तो उस स्थिति में इन्होंने इसको बैकअप देना शुरू किया, बोलना शुरू किया। और अब की स्थिति ये है कि आप भी नीरज जी, आप तो विद्वान पत्रकार हैं, केपी मलिक साहब बैठे हैं, अमीश जी हैं, आप देखिए पहली बार ऐसा हुआ औरंगजेब का मुद्दा जो भयंकर हवा में था, अब वो हवा में उड़ गया, उसकी चर्चा ही नहीं है, भूल गए लोग। किसी बारे में ये बता रहे हैं वक्फ बोर्ड के मुद्दे भूल गए। सबके पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही बात रह गई है और वो ये है कि राजपूत ने जो विरोध किया, जिस प्रकार से अभी जब ये चर्चा करते हैं तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुए लोकसभा चुनाव को, लोकसभा चुनाव को ज्यादा दिन नहीं हुआ। मैनपुरी आपको याद होगा, मैनपुरी में जिस दिन आखिरी दिन रोड शो निकल रहा था अखिलेश यादव का, डिंपल यादव उसमें थी, तो महाराणा प्रताप की मूर्ति पर कुछ यादव लड़के वो खड़े हो गए थे, क्योंकि भीड़ बहुत थी, खड़े होने की जगह नहीं मिली, तो वो लोग खड़े हो गए थे और उसमें से कुछ लड़के चप्पल पहन करके या जूते पहन के खड़े हो गए थे। और तो उसके तुरंत बाद बहुत सारी वीडियो वायरल हुई थी, बहुत सारी गाली गलौज की वीडियो वायरल हुई थी और डिंपल यादव को भी बहुत आपत्तिजनक बातें कही गई थी। और उसके बाद पूरे जो कुछ यादव थे, चूंकि एक यादव प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था बसपा से लोकसभा का, तो उसके बाद सारी स्थिति बदल गई, सारा ओबीसी एकजुट हो गया। फिर डिंपल जो है, जिनकी संभावना थी कि वो कम उनका जीत का मार्जिन रहेगा, और जीत का मार्जिन बहुत अधिक बढ़ गया और ठाकुरों के विरोध में बहुत सारे लोग एकजुट हो गए। तो अभी आगरा में भी हम ये नोटिस कर रहे हैं कि आगरा में ये बिल्कुल ठीक है बात कि मैं तो अलग ही सोच रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर ये प्रेशर ना पड़ता 3 दिन का, तो आकाश आनंद इतनी तेजी से पार्टी में भी ना आते। उनको कहा गया कि अब सही समय है, तुमने माफी मांग लिया, अब एक काम करो, ट्वीट करो और सार्वजनिक माफी मांगो। ये आपने एक अलग ही एंगल दे दिया। इस पे भी सवाल लेंगे, मलिक साहब की भी लेंगे प्रतिक्रिया इस पे, लेकिन कंप्लीट करिए। तो कहा कि भाई तुम अब स्थिति बदल रही है और तुम तुरंत जो है आओ, नहीं तो हमारे हाथ से जो है दलित वोट बैंक जा रहा है। मैडम जी को भी लगा कि आकाश आनंद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाना पड़ेगा, तो वो एक ऐसी स्थिति आ गई। तो दलित तो ये लगभग तो तय है, चाहे किन्हीं परिस्थितियों के साथ हो, कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाकर के वोट करेगा, जिसके लिए बहुत प्रयास कर रहे थे। ऐसा होता नहीं दिख रहा है नीरज जी। चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि मलिक सर, मैं आपके पास जो जिसका इशारा आपने इससे पहले भी कर ही दिया था कि इस सारी सियासत में अखिलेश यादव का क्या फायदा है। अखिलेश यादव लगातार एक तो हमला कर ही रहे थे योगी जी पर कि जब वो मुख्यमंत्री आवास उन्होंने खाली किया तो उस आवास को धुलवाया गया गंगा जल से। अखिलेश यादव ने पिछली बार डिंपल यादव का भी मामला जो अभियास भाई कह रहे थे उसको उठाया था। पिछले चुनाव में मंदिर जाने पर मंदिर धुलवाने का मामला सामने आया था, वो उठाया था। और अब तो ये स्पष्ट रूप से जब तलवारें निकल कर आ गई हैं मैदान में, तो स्पष्ट रूप से दलित बना राजपूत हो गया है और ये तलवारें पता नहीं ओबीसी को पसंद आ रही होंगी, इसमें मुझे तो डाउट है। तो इसमें अखिलेश यादव का क्या फायदा है? कि अमीश जी, अगर आप देखेंगे अखिलेश यादव समझ चुके हैं कि विधानसभा में विकास के मुद्दे उठाना, करप्शन के मुद्दे उठाना, दूसरे टूटी हुई सड़कों के मुद्दे उठाना, उस पर कुछ होने वाला नहीं है। असली मुद्दे सरकार को घेरने के, सरकार बनाने के असली मुद्दे यही है। आप बात हुई ना कि औरंगजेब भी गायब हो गए, वक्फ बोर्ड भी गायब हो गया, असली जगह पर हम आके खड़े हो गए। अखिलेश यादव ने, अगर आपको याद हो, एक बयान में कह दिया था कि रामजी लाल सुमन ने जो बयान लोकसभा और राज्यसभा में दिया था वो रिकॉर्ड में नहीं डाला गया, उसको हटा दिया गया, तो विवाद आधे से ज्यादा खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन
उसके बाद रामजी लाल सुमन ने कहा कि हम इस पे पीछे नहीं हटेंगे और मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सियासी मुद्दा बनता हुआ जा रहा है और इससे वोट का बहुत फायदा होगा। जो सियासी फसल है उसको काटने में मजा आएगा। और बाबा जिस प्रकार से थाली में रख के सत्ता देने को तैयार हो गए अखिलेश यादव को, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर हम आकलन करें 37 लोकसभा की सीटें तो ना अखिलेश जी मान रहे थे, ना उनके जो लोग थे वो मान रहे थे। वो तो कह रहे थे हमारी 10-15 आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और ऐसे में 37 सीटें आ गई। तो क्या आप ये कहेंगे अखिलेश यादव की रणनीति, समाजवादी पार्टी की मेहनत ने सीटें जीती हैं? मैं ये कहता हूं कि जो आपसी विवाद भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है उसका फायदा कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को मिला है, और उसी रणनीति पर चलते हुए अखिलेश यादव समझ चुके हैं कि दिल्ली लखनऊ की जो लड़ाई चल रही है, जो बाबा को दिल्ली के थ्रू घेरा जा रहा है, उसी में हम बहती गंगा में हाथ धो लें, और ये फायदा बहुत अच्छा इस प्रकार से उठाया जा रहा है। और इसी सगुफे में उन्होंने एक नया ठेल दिया है अपना मामला, जिसपे आप लोगों का ध्यान अभी तक नहीं जा रहा है। वो ले आए हैं फूलन देवी जी को, कि फूलन देवी के समाज को जिस प्रकार से इग्नोर किया गया, फूलन देवी के साथ जिस प्रकार से अत्याचार हुए, एकाएक फूलन देवी जी अवतरित हो गई हैं, और अब उसको भी, उनकी जो जाति है उनको भी सम्मान दिलाने के लिए अखिलेश जी खड़े हो गए, क्योंकि उनका जो है पहुंचाया था, लेकिन टिकट सपा का था। फूलन देवी को संसद में बुलाया था, यादव लेके आए थे, वही बात कर रहे हैं नीरज जी। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि उनको सम्मान किसने दिया और उनका असम्मान किसने किया था। तो जाहिर सी बात है असम्मान ठाकुरों ने किया था और सम्मान जो है मुलायम सिंह यादव ने दिया था। तो भैया जो मुलायम सिंह यादव ने सम्मान आपको, आपके समाज को, फूलन देवी को दिया था, उसका कर्ज चुकाने का समय आ गया। और इसी से मायावती जी की नींद खराब हो गई है, और मायावती जी को लग गया है कि मेरा जो वोटर था, मेरा जो दलित पिछड़ा वोटर था, कहीं ना कहीं उसमें सेंध लग चुकी है, इसीलिए वो जाग गई हैं। देखिए अभी 1.5 महीना भी नहीं हुआ आकाश आनंद को निकाले और उनकी वापसी हो गई है। और आप देखिए मजे की बात कि इधर आकाश आनंद का ट्वीट आता है और एक आध घंटे के बाद मायावती जी जो है कह देती आइए, मतलब सारा दिन मायावती जी मोबाइल हाथ में पकड़ के लैपटॉप में सिर्फ ट्वीट देखती रहती है और कुछ नहीं करती। तो ये जो है ये एक नूरा कुश्ती है, ये एक पटकथा लिखी गई है, जल्दी जल्दी लिखी जा रही है राजनीतिक दलों में। और आपको ये सोचना होगा कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मोदी जी चाहते हैं कि योगी जी को समाप्त किया जाए, नहीं तो उनके लिए खतरे की घंटी बन सकते हैं। एक एंगल ये भी है, उसको मैं मना नहीं करूंगा, कि दिल्ली में चाहे वो मोदी हो चाहे अमित शाह हो, योगी का रास्ता रोकने के लिए भले ही पार्टी हार जाए उत्तर प्रदेश में, लेकिन योगी को दिल्ली नहीं आने देना है और योगी के कद को बड़ा नहीं होने देना है। इस पे भी भारतीय जनता पार्टी का जो एक गुजराती विंग है वो कोशिश कर रहा है। भले ही आरएसएस कुछ भी करे, लेकिन गुजराती लॉबी जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और योगी जी को यह दिख गया है कि अगर मैं बाहर हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं समाप्त हो जाऊंगा, इसलिए वो एग्रेसिव होकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि ठाकुर को आगे लेके चलें और ठाकुरों के एक बड़े नेता हो जाएं और ठाकुर मजबूर कर दें दिल्ली को कि नहीं नहीं योगी को नहीं हटा सकते। अगर ये चीज नहीं होती तो योगी जी कब के यूपी से हट चुके होते। तो इसीलिए चाहे मायावती का मामला हो, चाहे अखिलेश का मामला हो, चाहे योगी का मामला हो, तमाम सियासी फसल की बात हो रही है। अब ये औरंगजेब का मुद्दा भी खत्म हो गया, वक्फ बोर्ड का मुद्दा भी खत्म हो गया। रामजी लाल सुमन कोई पहले आदमी या पहली बार तो समाजवादी पार्टी में है नहीं, वो तो लोकसभा में भी रहे, वो तो मुलायम सिंह के साथ से 90 समय से राजनीति कर रहे हैं। तो एक मुद्दा उनके हाथ लग गया है और उसको भरपूर तौर से भुनाया जाए और राजनीतिक फसल काटी जाए। अब ये सब इस कोशिश में लगे हुए हैं। जी, जो कहानियां अंदर खाने की नीरज जी कितने इंटरेस्टिंग होती हैं और वो क्या आकार लेती हैं हम देखेंगे। आज भाई जब ये सब चल रहा है पश्चिमी यूपी में, आगरा में, जब ये राजपूत सड़कों पर इकट्ठा हो रहे हैं, तलवार लहरा रहे हैं, तो हम लोग इसको दलित और बनाम राजपूत तो मान ही रहे हैं इस मामले को। क्या इसमें आप ऐसा भी होता देख रहे हैं कि ये राजपूत वर्सेस ऑल हो रहा है, खास करके ओबीसी के तुलना में, कि ये केवल दलित वर्सेस राजपूत नहीं हो रहा है, ये दलित वर्सेस ओबीसी, राजपूत वर्सेस ओबीसी भी हो रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव खुद भी तो एक ओबीसी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप अगर रामजी लाल सुमन को थ्रेट दे रहे थे अभी तक, अब ये थ्रेट बढ़कर अखिलेश यादव को आ रहा है, दलित नेता को थ्रेट, ओबीसी नेता को थ्रेट, तो ये राजपूत बनाम अन्य की भी कहानी बनी रही है ना। देखिए ये अमीश जी,
आपको बहुत धन्यवाद एक अच्छा सवाल पूछने के लिए, और बहुत जरूरी सवाल है ये। अभी आप ज्यादा दिन नहीं हुए इस बात को आप अखिलेश यादव की तो हम करेंगे चर्चा, क्योंकि वो यादव समाज के बड़े चेहरे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो वो बड़े नेता हैं, तो उन पर तो अलग चर्चा करेंगे, वो राजनीति करते हैं। मगर यहाँ पे एक कम्युनिटी जो है वो आपने हल्का सा मिसमैच कर दी। वो कम्युनिटी का अगर आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि ठाकुरों के खिलाफ इस मसले में सबसे ज्यादा एग्रेसिव अगर कोई कम्युनिटी उत्तर प्रदेश में है तो वो दलित नहीं है, वो जाट भी नहीं है, वो मुस्लिम भी नहीं है। सबसे ज्यादा एग्रेसिव कोई दलितों के खिलाफ है तो समाजवादी पार्टी के गुर्जर है। वे गुर्जर कम्युनिटी के लोग जो समाजवादी पार्टी में जुड़े हुए हैं, वे सबसे ज्यादा एग्रेसिव हैं। वो ठाकुरों के खिलाफ, राजपूतों के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। जैसे वो अभी ये जो बयान आया गोली मारने वाला, तो एक यहीं का गाजियाबाद का एक लड़का नेता है दिनेश गुर्जर, तो उसका एक लंबा चौड़ा बयान आया। इसके बाद जो है दूसरा नेता है वो अतुल प्रधान, उसका एक बहुत जबरदस्त बयान आया। एक और नेता है उसका नाम है अमित शिवपुर, अमित गुर्जर सहारनपुर का, उसका बहुत सीरियस बयान आया। तो गुर्जर जो है वो मिहिर भोज वाले इशू से नाराज है अंदर से, राजपूतों से। आपने देखा होगा वो जिसमें लेकर के करणी सेना जो है एक बार सहारनपुर में ये यात्रा निकाल रहे थे गुर्जर, तो करणी सेना ने ऐलान कर दिया था, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, कि हम इनको जाकर के इनकी यात्रा हम देखते हैं कैसे निकालते हैं, हम शामिल हो जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसी तरह की बात। और करणी सेना पूरा एक समूह बना करके हजारों कार्यकर्ता उसमें उस दिशा की तरफ बढ़ गए थे। तो गुर्जर अभी राजनीतिक तौर पर उस बात को याद रख रहा है, उसको नहीं भूल रहा है, और गुर्जर महत्वपूर्ण है। तो गुर्जर महत्वपूर्ण है, तो एक तो गुर्जर पहले से ही नाराज है, वो ओबीसी है। दूसरा, दलित जो है वो इस बात से आज बहुत खुश है कि अखिलेश यादव जो है, मैं स्पष्ट कर दूं, जिस दिन ये बयान आया था उसी दिन यूपी तक ने एक शो किया था, और सौभाग्य से आप लोगों ने मुझे याद कर लिया था। तो मैंने कहा, सवाल पूछा था नीरज जी ने, तो मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि रामजी लाल सुमन ने जो ये कहा है, ये चूंकि बहुत एक्सपीरियंस नेता है, जैसे मलिक साहब ने भी कहा कि बहुत एक्सपीरियंस नेता हैं और मुलायम सिंह जी के दौर के नेता हैं, तो इतनी बात ये बिना किसी मजबूत तैयारी के या बैकअप के नहीं कहेंगे। हो सकता है अखिलेश यादव का इन्हें बैकअप हो, सेम डे कहा था। अब ये स्पष्ट हो गया है कि अखिलेश यादव का बैकअप है। 19 तारीख को वो आगरे जा रहे हैं, और दलित जो है इस बात से बहुत ज्यादा खुश है कि अखिलेश यादव जो है, जिस प्रकार से उन्होंने रामजी लाल सुमन के पक्ष में स्टैंड लिया है, अड़कड़ खड़े हो गए हैं, यादव खड़े हो गए हैं, समाजवादी पार्टी के लोग खड़े हो गए हैं। अब स्पष्ट कह रहे हैं, जैसे बनारस वाले कोई है कार्यकर्ता, अब स्पष्ट कह रहे हैं हमारा कोई कार्यकर्ता हो या रामजी लाल सुमन हो, समाजवादी पार्टी की पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। तो इस बात से निश्चित तौर पे एक बात तो स्पष्ट है कि किसका क्या नुकसान है। हम तो जर्नलिस्ट लोग हैं ना, हम तो कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेशन ये है कि भाई ठाकुर वोट, राजपूत वोट तो टूट करके समाजवादी पार्टी को आएगा नहीं। ठाकुर वोट तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा, या फिर बहुत अधिक संभावना हुई तो वो ये है कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ रहेगा, क्योंकि उनको नेता मानता है। लेकिन दलित वोट जो है, जैसे पासी आ गया इनके साथ, कुर्मी आ गया इनके साथ लोकसभा चुनाव में, और दलित वोट जो है बहुत बड़ी संख्या में आ गया उधर पूर्वांचल में। तो इधर का जो दलित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, ये अभी करता है वोट बसपा को, जाटव जो है। तो अगर जाटव भी आ गया, और ऐसी स्थिति में जब चंद्रशेखर इस समय अमेरिका में है, और धीरे धीरे चंद्रशेखर जो है वो विश्वास जीतने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इस वाले प्रकरण पे उनका चुप रहना समाज को खल रहा है। नहीं, आस भाई इस पे आपसे विस्तृत जवाब लेते हैं, इसको एक अलग सवाल के तौर पे। मैं पहले यही बात, चूंकि हम एक प्रतिक्रिया ले, जी बताइए। जी बताइए। अच्छा नीरज जी, बस मैं इतना पूरा कर दूं कि ये जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, तो इन राजनीतिक वर्तमान परिस्थितियों में पहली बार ऐसी परिस्थिति बनी है कि जैसे मलिक साहब ने कहा कि सड़कों से अलग हटकर, पानी से अलग हटकर, बिजली से अलग हटकर, पहली बार एक ऐसा मुद्दा समाजवादी पार्टी को मिला है जिसमें समाजवादी पार्टी 20 है और भारतीय जनता पार्टी 19 है। नीरज जी, नहीं बिल्कुल सही बात है। बात चंद्रशेखर की कर ही दी है, और आकाश आनंद की बात मलिक साहब आपने इससे पहले की थी। तो मेरे 2 सवाल हैं, मतलब कि आकाश, क्या वाकई ये माना जाए कि मायावती ने दबाव में आकर आकाश आनंद को वापस लिया है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब मायावती को इतनी देर में समझ में आ गया था कि वो अकेली पड़ चुकी हैं, उनके ऊपर दूसरी पार्टी के लोग आक्रमण करते हैं तो जवाब देने वाला कोई नहीं है, ये सब बातें थी। तो मैं आपसे इस बात का, चूंकि पिछले जवाब में आपने थोड़ी छोटी बात की आकाश आनंद के बारे में, मतलब थोड़ी कम बात की, तो इस पे आपका विश्लेषण जानना चाहूंगा कि आकाश आनंद की ये वापसी की क्या जमीन तैयार हुई, और दूसरी बात यही कि चंद्रशेखर चुप क्यों है?
देखिए, अगर नीरज आप देखें, मायावती का पिछले 10 साल या 11 साल का आप आचरण देखेंगे, या खासकर 2024 के चुनाव में अगर आप देखें, तो हम कम से कम ये मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हेल्प करने के लिए ही मायावती ने तमाम रैलियां की थी। और उस कई रैलियों में आकाश आनंद ने बहुत एग्रेसिव भाषण कई जगह दे दिए थे, और आकलन ये किया गया था और भाजपा के सुप्रीमो के पास ये रिपोर्ट पहुंची थी कि आकाश आनंद नुकसान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, तो उनको तत्काल वापस ले लिया गया। आज जो परिस्थितियां बनी हैं जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है मायावती का अपना वोट ही नहीं, और ये बात जैसे हम लोग हरियाणा में कर रहे थे कि जाट को अलग करके 35-1 कर दिया गया है, उसी तरह की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में आज बनी हुई दिखाई देती हैं कि ठाकरों के अलावा 35-1 की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनती हुई दिखाई दे रही है। और उसमें आप जो हमारे क्रांतिकारी नेता हैं वेस्टर्न यूपी के जयंत चौधरी, उनको मत भूलिए, उन पर विश्लेषण करता हूं। पहले मैं इसको खत्म करता हूं। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकाश आनंद को वापस लिया गया है, ताकि वो कम से कम अगर पूरे दलित समाज के वोट को ना खींच सके तो कम से कम उसमें बंटवारा तो कर सके। और अगर इसी तरह की परिस्थितियां रहेंगी तो दलित को 3 जगह बांटने की कोशिश की जाएगी। एक मायावती का वोटर होगा, और एक चंद्रशेखर का वोटर होगा, और एक वोटर ऐसा होगा जो अखिलेश के साथ जाएगा, या अखिलेश और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा उसके साथ जाएगा। तो ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। अब दूसरी बात, चंद्रशेखर की अगर हम बात करते हैं, चंद्रशेखर इसलिए चुप हैं कि चंद्रशेखर के साथ जो आज की डेट में वोटर है, उसका मानना यह है कि उसके साथ बड़ी तादाद में मुस्लिम भी जुड़ा हुआ है और दलित भी जुड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं वो ज्यादा इस मामले में इसलिए नहीं पड़ना चाहते कि अगर उनके ऊपर कोई प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो एक मौका सरकार को मिल जाएगा उनको उलझाने के लिए। क्योंकि जितनी मेरी बात चंद्रशेखर से हुई है, उसका मानना यह है कि वो उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि कई लोग उसके जो विरोधी हैं वो आरोप भी लगाते हैं कि मायावती जी के समाप्त होने के बाद में वो नई भाजपा की एक पार्टी आई है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कटवे के रूप में काम कर रही है। हालांकि मैं इसको नहीं कहूंगा, या मेरा ऐसा मानना नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस तरह का आरोप भी लगा रहे हैं। अब चंद्रशेखर की क्या रणनीति है, उसके बाद वो किसी से गठबंधन करेंगे, अकेले लड़ेंगे, कितनी सफलता मिलेगी, वो तो बाद की बात है। अब तीसरा जो मैंने चीज जोड़ी है कि अगर आप वेस्टर्न यूपी को देखेंगे, जहां पे आप देखें कि पिछले लोकसभा के चुनाव के दौरान से जिस एरिया को आप जाट लैंड के रूप में जानते थे, जाट लैंड और जाट वोटर और जाट एक ऐसा वो बना देते थे परसेप्शन के जाटों के बिना यहाँ कुछ नहीं होगा, उस परसेप्शन को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और यहाँ पे ये दिखा दिया है, जिस प्रकार से ठाकुरों की पंचायत हुई, जिस प्रकार से संगीत सोम ने पूरा इसका श्रेय लिया संजीव बालियान को हराने का, उसके बावजूद के जयंत चौधरी उसके साथ चले गए, तो इससे कहीं ना कहीं एक दबदबा ठाकुरों का वेस्टर्न यूपी में भी है। ये मैसेज दिल्ली को भी चला गया है, और जाट कहीं ना कहीं अब अपने आप को एक भ्रमित स्थिति में पाता है, जिस प्रकार से जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। तो जो भ्रमित जाट है, और उसमें काफी अधिक कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल के भी हैं, उनसे भी संपर्क में समाजवादी पार्टी के लोग हैं। और मेरी सूचना ये है कि बड़ी तादाद में राष्ट्रीय लोकदल के लोग, या जो राष्ट्रीय लोकदल के फॉलोअर हैं, राष्ट्रीय लोकदल में काम कर रहे हैं, उसमें टूट हो सकती है और वो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। दूसरा तरीका एक ये भी है कि अखिलेश यादव की एक रणनीति है कि यहाँ पे कोई एक ऐसा दल जाटों का ही बनवा दिया जाए और वो लड़ाई लड़े, और उससे क्या होगा कि यहाँ पे जाटों को एक मौका मिल जाएगा। अगर जाट हमें वोट नहीं दे रहा है तो भाजपा को भी वोट नहीं देगा और अपने दल को वोट देगा, और एक वोट कटवा दल सिद्ध होगा। उससे कहीं ना कहीं फायदा समाजवादी पार्टी को हो जाएगा। इस तरह की रणनीति भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश बना रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि अखिलेश जो इस बार इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, उनको साफ दिखाई दे रहा है कि थाली में रख के उनको 2027 की उत्तर प्रदेश की सत्ता मिलती हुई दिखाई दे रही है, और उसी रणनीति पर वो काम कर रहे हैं। तमाम जो धरातल के मुद्दे थे, जो जनहित के मुद्दे थे, वो ना उस पर बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ना कोई दूसरे लोग कर रहे हैं। तो वो भी समझ चुके हैं कि इन मुद्दों से आप सत्ताधारी दल को नहीं घेरा जा सकता, इसलिए हमें इन्हीं के तरीके के, इन्हीं के जैसे मुद्दे लाने पड़ेंगे।
तो ये उसी के तहत ये सारी प्रक्रिया चल रही है और उसका नतीजा आप आने वाले समय में देखेंगे। ऐसी चीजें आपको आगे और भी देखने को मिलेंगी जी। तो आस भाई 19 तारीख का चूंकि ऐलान कर चुके हैं अखिलेश यादव की मैं तो आगरा जाऊंगा और उनकी पार्टी के लोग सोशल मीडिया पर उसका बहुत प्रचार भी कर रहे हैं, तो क्या क्या देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? मतलब गर्म रहने वाली है ये राजनीति या प्रशासन या बीजेपी सरकार को लगेगा कि नहीं कुछ और हो रहा है तो वो इसे दबा देंगे? नहीं, अब देखते हैं कि इसका कितना क्या मतलब कौन सा एक नया, चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो निश्चित तौर पे इस इश्यू को लेकर के थोड़ा सा दबाव में है, तो वो क्या इसका विकल्प लेकर आते हैं, कैसे वो डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन ये तो निश्चित है कि इस बार अखिलेश यादव ने वो भाजपा की पिच पर ही उनको डिस्टर्ब कर दिया है। इस बार अच्छा खेल गए हैं अखिलेश यादव। 19 को जाएंगे, इससे और मजबूत मैसेज जाएगा। उनका जो इलाका है, अभी वो कल गए थे वहां 2 दिन पहले अंबेडकर साहब की वो इटावा गए थे। इटावा पास में ही है, बिल्कुल पास में है इटावा। तो अंबेडकर साहब की मूर्ति का अनावरण करके आए हैं बाबा साहब की। और आज फिर उनके समाजवादी पार्टी के जितने नेता पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं देख लीजिए आप, सब सुबह से अंबेडकर जयंती मना रहे हैं बहुत मजबूती से। तो संकेत बहुत बड़े हैं, ऐसा नहीं है कि इनको जो है वो संकेत नहीं मिले हैं, इनकी पूरी कोशिश है। और अब आगे सुनिए आप, 19 को ये जाएंगे और उस दिन एक बहुत बड़ा मैसेज देंगे। इनका जाना उस बेल्ट में रामजी लाल सुमन दलितों के बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश में दलितों के सबसे बड़े नेताओं में शुमार करते हैं। और ये बिल्कुल सीधे तौर पे मैं कह रहा हूं कि बहुत असर है उनका दलितों पर, बहुत असर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत असरदार नेता है रामजी लाल सुमन। तो वो वहां जाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे, उनके साथ फोटो आएंगे, फिर डायलॉग्स भी कुछ होंगे, फिर नई रणनीति भी बनेगी। और उसके बाद निश्चित तौर पे वो जो दलित है वो इस बात से मुतासिर होगा, प्रभावित होगा कि अखिलेश यादव हम अपनी पार्टी के नेता के साथ खड़े हैं, और इससे पॉजिटिव उनके पक्ष में जाएगा, अखिलेश मजबूत होंगे। नीरज जी बिल्कुल। तो भाई अमीश, वो जो फाजली का हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जब भी किसी को देखना, कई बार देखना, तो वो राजनीतिक मुद्दों पे भी ये बात लागू होती है कि हर मुद्दे में होते हैं 10-20 मुद्दे। तो जैसा हमें मलिक साहब ने और आस मोहम्मद ने समझाया कि बात मोटे तौर पे दलित बनाम ठाकुर की हो रही है, लेकिन इसमें तो ओबीसी का भी एंगल है, इसमें मायावती भी है, चंद्रशेखर भी है, दिल्ली वर्सेस लखनऊ भी है, और तो और जयंत चौधरी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति भी है। तो ये बहुत ही एक बड़ा विषय है जो 2027 के विधानसभा चुनावों की जमीन तैयार कर रहा है। अभी अगर हम अगले 2-4 दिन की बात कर लें तो 19 तारीख को जिस तरह से अखिलेश यादव ने आगरा जाने का ऐलान किया है, रामजी लाल सुमन के परिवार से मिलने का ऐलान किया है, उससे साफ है कि अभी आने वाले दिनों में तो ये मुद्दा ठंडा होने वाला नहीं है, क्योंकि करणी सेना और दूसरे संगठन भी इसे लेकर अभी भी आक्रामक हैं। देखना होगा आने वाले दिनों में किस तरफ जाता है ये मुद्दा और क्या शक्ल लेता है। लेकिन आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए केपी मलिक, आस मोहम्मद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।